हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ज्योग्राफी में बताया जाए गंगा से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी नदी अलकनंदा रिवर से आकर मिलती है। किस किस जगह मिलती है, बहुत सारे प्रयाग का नाम आप लोग सुने होंगे। तो रिलेटेड टू प्रयाग देखते हैं हम लोग भाई लोग। ये जो रिवर है ना, मेन लाइन, ये अलकनंदा रिवर है, ठीक है। और ये रिवर जो आके जुड़ी अलकनंदा रिवर में, ये है धौली गंगा। धौली गंगा रिवर। कौन सा रिवर? धौली गंगा रिवर। तो ये कौन सा रिवर है? अलकनंदा। लेकिन धौली गंगा से मीट करने से पहले जो अलकनंदा रिवर है, उस समय उसको बोलते हैं हम लोग विष्णु गंगा। क्या बोलते हैं? विष्णु गंगा। तो इतना दूर जो ये जो रिवर है ना, ये तो है अलकनंदा। अलकनंदा, लेकिन इसको हम लोग विष्णु गंगा भी बोलते हैं यहाँ पर। अलकनंदा बिफोर मीटिंग विद धौली गंगा, उस समय उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विष्णु गंगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए अलकनंदा और धौली गंगा जिस पॉइंट पे मीट करती है, कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में। अब कैसे विष्णु प्रयाग ही क्यों नाम रखा गया, विष्णु ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उससे पहले अलकनंदा को हम लोग विष्णु गंगा बोलते हैं। तो समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अलकनंदा एंड धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में। अगला प्रयाग है नंद प्रयाग। एक अगला प्रयाग है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। तो यहाँ पे नंदाकिनी रिवर जुड़ती है आगे। नंदाकिनी, ये ऐसे है नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर। समझ में आया नंद प्रयाग क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि वहाँ पर अलकनंदा में नंदाकिनी जुड़ रही है। तो जो भी जुड़ रही है, तो एक हमेशा याद रखना, एक साइड हमेशा अलकनंदा रहेगा, दूसरा रिवर उससे अटैच कर रही है, ठीक है। किसी भी नंद प्रयाग में कौन सा दो रिवर मिल रहा है, तो एक ऑप्शन में तो अलकनंदा होना ही चाहिए। धौली गंगा, नंदाकिनी, नंद प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा जुड़ रहा है। तीसरा है आपको जहाँ पर पिंडर रिवर जुड़ती है, कर्ण प्रयाग में। ये जो है आपको कर्ण प्रयाग है, ठीक है, कर्ण प्रयाग। और ये कौन सा रिवर है? ये कौन सा रिवर है? ये आपको पिंडर रिवर है। पिंडर रिवर। कौन सा रिवर है? बोलो बोलो। पिंडर रिवर। तो देख रहे हैं आप लोग, धौली गंगा, नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग सेम साइड से, ये तीनों एक साइड से हैं। अब बाकी जो दो रिवर हैं, मंदाकिनी एंड भागीरथी, ये मेन रिवर ऐसे हैं। तो यहाँ पे मंदाकिनी इधर से आ रही है, भागीरथी भी इधर से आ रहा है। तो यहाँ भी एक मीटिंग पॉइंट है, यहाँ भी कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। तब ये दोनों कॉन्फ्लुएंस देखते हैं हम लोग, जहाँ पर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल रहा, ये रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग में कौन सा मिल रहा रिवर आकर? मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर रुद्रप्रयाग में। देवप्रयाग में, देवप्रयाग में ये तो पता ही है हम लोगों को, भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर
और इसके बाद से, इसी के बाद से गंगा कहलाता, गंगा रिवर। समझ रहे हो? तो गंगा क्या है? गंगा कहाँ से बिगिन हो रहा है? गंगा बिगिंस फ्रॉम देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड में है देवप्रयाग। सो देवप्रयाग से बिगिन हो रहा है गंगा रिवर। तो कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का कॉन्फ्लुएंस है, भागीरथी रिवर अलकनंदा। तो अलकनंदा तो हमेशा याद रखना, मेन अलकनंदा चल के आ रही है, धौली गंगा, नंदाकिनी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो विष्णु नंद कैसे याद रखोगे इसको? विष्णु नंद, विष्णु नंद, विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव, विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव। तो हम लोग को याद ही रहता है विष्णु भगवान विष्णु, नंद कर्ण रुद्रदेव, ऐसे याद है, रुद्रदेव याद रहता है ना। तो विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव। विष्णु पहला क्यों होगा हम लोग को ये याद रखना होगा कि अलकनंदा को हम लोग विष्णु गंगा भी बोलते हैं। तो इसीलिए जो इनिशियल अलकनंदा है वही है विष्णु गंगा। तो पहला जो धौली गंगा मिल रहा है वही है विष्णु प्रयाग। विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव। नंद में कौन सा? नंदाकिनी, नंद में नंदाकिनी रिवर। कर्ण में पिंडर रिवर, कर्ण में पिंडर रिवर। रुद्रदेव, देव गंगा देवी, देव प्रयाग में गंगा देवी। तो भागीरथी और देव प्रयाग में थी, ये तो याद ही हम लोग को भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलता। रुद्र में मंदाकिनी, रुद्र में मंदाकिनी, ठीक है। कर्ण में पिंडर, कर्ण, कर्ण पिंडर। रुद्रदेव में मंदाकिनी, रुद्र मंदाकिनी। रुद्र के साथ कौन है? रुद्र के साथ मंदाकिनी। तो ये याद रखना हम लोगों को, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लिया जाए। अलकनंदा, इनिशियली अलकनंदा को क्या बोलते हैं हम लोग? विष्णु गंगा। फिर धौली गंगा कहाँ पे मीट करेगा? विष्णु प्रयाग में मीट करेगा। विष्णु नंद प्रयाग, विष्णु के बाद नंद, नंद प्रयाग में नंदा देवी अलकनंदा में मीट करेगी। फिर उसके बाद पिंडर रिवर कहाँ? कर्ण प्रयाग। फिर रुद्रदेव, रुद्र में के साथ मंदाकिनी है, रुद्र के साथ कौन है? मंदाकिनी। फिर लास्ट तो पता ही है गंगा रिवर कैसे बना है भैया, अलकनंदा एंड भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस है। डायरेक्शन भी अगर याद रहे सो इट वुड बी बेटर। अगर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लेवल का पूछा जाएगा तो इस डायरेक्शन पे पूछा जा सकता है, तो डायरेक्शन याद रखिएगा अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हुआ तो। ये 3 एक साइड से, ये 2 अलग साइड से। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो कौन सा नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, कौन सा साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, तो ये आपको क्या बोल रहे हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये कौन सा ट्रिब्यूटरी है? ये तीनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, ये दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये राइट साइड में है और ये तीनों लेफ्ट बैंक में। तो क्वेश्चन लिख देगा कि मंदाकिनी लेफ्ट है तो रॉन्ग हो जाएगा, धौली गंगा राइट है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो डायरेक्शन देखना, ऊपर से देखना है, समझ में आया? तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ही है। तो इससे हम लोगों को ऑरिजिन भी पता चलता है कि कैसे गंगा बन रहा था। अलकनंदा, धौली गंगा जहाँ मिल रहा है विष्णु प्रयाग में। फिर उसके नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल रही है, नंदाकिनी रिवर मिल रही है। कर्ण प्रयाग में पिंडर रिवर, पिंडर रिवर, पिंडर रिवर। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, रुद्र के साथ कौन रहती है? मंदाकिनी। भागीरथी, गंगा, देव प्रयाग, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट अच्छा सा था, इसीलिए सोचे बता दिया जाए। और क्या बताया जाए? अरे यार एक चीज़ और था बताने के लिए। हाँ ऐसे तो काफ़ी हाँ एक चीज़ ये बता देते,
फोल्डिंग हील्स एंड सोला इकोसिस्टम कहाँ पर है बताओ भाई? सोला फॉरेस्ट, सोला फॉरेस्ट का नाम सुना होगा आप लोग, सोला फॉरेस्ट, सोला फॉरेस्ट बताइए, सोला फॉरेस्ट बताइए। सोला फॉरेस्ट नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, सोला इकोसिस्टम, सोला फॉरेस्ट। फोल्डिंग हिल्स भी वहीं पर है, फोल्डिंग हिल्स भी नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु का ही एक पार्ट है। फोल्डिंग हिल्स, नीलगिरी हिल्स क्या है? इट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। क्वेश्चन रहता है कि कहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में आकर मिलती है, तो नीलगिरी हिल्स से मिलती है। इट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। जैसे देखो ये इंडिया है ना, ये क्या है आपका, ये वेस्टर्न घाट है, और इसी तरीके से ब्रेक किया हुआ ये आपको, ये सब क्या है, ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में कनेक्ट करती है, हल्का सा कनेक्शन है दोनों के बीच। तो यही जो कनेक्शन है ना, ये नीलगिरी हिल्स के थ्रू, नीलगिरी हिल्स के थ्रू। ठीक है, तो किस तरीके का फॉरेस्ट मिलता है नीलगिरी हिल्स में? सोला फॉरेस्ट, फोल्डिंग हिल्स, ये सब चीज़ भी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी कुछ दिन पहले इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, याद है? इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, IFSR रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट, ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो ये जो है था ना, इससे पहले कब आया था पता है? ISFR रिपोर्ट 2021 में आया था, उससे पहले 2019 में आया था। तो ISFR रिपोर्ट जो है ना, वंस इन एवरी 2 ईयर, हर एक 2 साल में एक बार आती है। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जो हर 2 साल में एक बार आती है? तो अपने लिए तो भाई ISFR रिपोर्ट ही है, बाइनियल है ये, बाइनियल है। बाइनियल का मतलब क्या होता है? वंस इन एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार आती है। कौन? ISFR रिपोर्ट। एक स्टेटमेंट बन सकता है ये, अगर ISFR रिपोर्ट पर ही क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख देगा इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट, बाकी सारा कुछ सही रहेगा, लेकिन एनुअल रिपोर्ट लिखो तो एनुअल तो है नहीं, ये बाइनियल है। ये एनुअल का मतलब क्या? हर साल एक बार आती है, एनुअल थोड़ी है ये। तो एक तो यही समझ लेना हम लोगों को। और एक जो कन्फ्यूज़न जो होता है लोगों के बीच में, कभी कभी लोग, जैसे कि हम लोग फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, फिर कभी ट्री कवर बोल देते, कभी ग्रीन कवर बोल देते। तो क्या है भाई ये ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर? तीनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ है। तो उसको कैसे समझ सकते हो आप लोग? उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मेन है ग्रीन कवर। ठीक है, ग्रीन कवर, ग्रीन कवर का के अंदर एक होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है ट्री कवर। ठीक है, मतलब ये फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर दोनों ही ग्रीन कवर है। तो ग्रीन कवर का एक टाइप है फॉरेस्ट कवर, एक दूसरा टाइप है, बोलो बोलो, ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर में अंतर क्या है? अगर मान के चलो कि एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, कहीं पर अगर जंगल है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में अगर है, तो वो फॉरेस्ट कवर कहलाएगा। अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो वो ट्री कवर कहलाएगा। समझ में आया? फॉरेस्ट ज़्यादा एरिया में ना होता, इसलिए 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, और 1 हेक्टेयर से कम तो ट्री कवर कहलाएगा। दोनों है क्या? ग्रीन कवर। एक और कंडीशन है,
एक कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखो, फॉरेस्ट कवर को फर्दर डिवाइड किया गया। कैसे? कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पर, फोलिएज डेंसिटी के बेसिस पर। कैनोपी समझते हो ना? चले इसको पहले हम लोग इरेज आउट करते हैं ना, इरेज, लेट्स इरेज इट, फिर हम लोग फॉरेस्ट कवर पे बात करते हैं। ठीक है, अब जो ये फॉरेस्ट कवर है सर, तो बेस्ड ऑन इट्स कैनोपी डेंसिटी, फोलिएज डेंसिटी, इसके कैनोपी डेंसिटी, फोलिएज डेंसिटी के आधार पर फॉरेस्ट कवर को किस किस भाग में बांटा गया, कितने तरीके से बांटा गया? एक होता है आपको डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट होता है। एक होता है आपको, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट होता है। तो कैनोपी डेंसिटी पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखे होगा ना सर, पेड़ है, तो ये वाला जो पार्ट है ट्री का, इसी को ना कैनोपी बोलते हैं हम लोग। जो हम लोग बचपन में ड्राइंग बनाते थे, बेसिकली ट्री में क्या बनाते थे? कैनोपी बनाते थे। तो यही हो गया कैनोपी, कितना वो डेंस है, कितना एरिया मतलब कवर कर रहा है। उसका ब्रांच नहीं, उसका मतलब कि वो ट्रंक नहीं, ऊपर का, ऊपर से जो एरिया वो एरिया कैनोपी डेंसिटी। अगर मान के चलो कैनोपी डेंसिटी फॉरेस्ट में, ऐसा फॉरेस्ट है जो कि एकदम कैनोपी डेंसिटी ज़्यादा करके है, इस तरीके से है, बड़ा बड़ा प्लांट है। अगर कैनोपी डेंसिटी 40% से ज़्यादा है, कैनोपी डेंसिटी अगर 40% से ज़्यादा है, तो ही उस फॉरेस्ट को हम लोग डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे। समझ में आ गया? उसी फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे। 40% से ज़्यादा है तो, समझ में आया? और 40% से ज़्यादा है तो इसमें फर्दर दो कैटेगरी किया गया है। एक है कि 40 से 70% के बीच में अगर होगा तो उसको मॉडरेटली डेंस बोलेंगे, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। 40% से ज़्यादा है कैनोपी डेंसिटी तो डेंस फॉरेस्ट, 40 से 70% के बीच में तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और अगर 70% से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे भाई उसको? वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब परसेंटेज याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्सेप्ट रहना चाहिए दिमाग में। ठीक है, कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पर कोई 40% है मॉडरेटली वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर 10%, 0 से 10% के बीच में रहता है ना, तो उसको श्रब लैंड बोलते हैं। यही कैनोपी डेंसिटी के आधार पर अगर कैनोपी डेंसिटी 0 से 10% के बीच में है तो उसको श्रब लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? श्रब लैंड। तो समझ में गया? श्रब्स, हर्ब्स, श्रब्स से बोलते हैं श्रब लैंड। क्या एक तरीके का फॉरेस्ट कवर है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा में अगर है और कैनोपी डेंसिटी 10% तक है, लेस देन 10% है, तो उसको श्रब लैंड बोलते हैं। तो श्रब लैंड का डेफिनेशन समझ में आया कि श्रब लैंड उस लैंड को बोलेंगे जो कि मोर देन 1 हेक्टेयर में है और उसका कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%। तो अगर बोला जाए श्रब लैंड इज ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो जी हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फॉरेस्ट कवर ही है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा में है श्रब लैंड, कैनोपी डेंसिटी बस कम है उसका। तो श्रब लैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हम लोगों को? अच्छा, एक मिनट, नहीं, हाँ, नॉट अ फॉरेस्ट, नॉट अंडर फॉरेस्ट कवर। ये ना ही फॉरेस्ट है, ना ही फॉरेस्ट कवर के अंदर है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, अभी जो बोले, आई एम टेकिंग माई वर्ड बैक, तो आई एम सॉरी फॉर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो श्रब लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर नहीं है, ना ही ये फॉरेस्ट है, ना ही ये फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, ना ही ये फॉरेस्ट है, ना ही ये फॉरेस्ट कवर के अंदर है। बस बेसिक से डेफिनेशन इतना ही है इसका
कि कैनोपी डेंसिटी इसका 10% से कम है, तो श्रबलैंड। तो ये फॉरेस्ट कवर भी नहीं है, ये फॉरेस्ट कवर नहीं है, खाली कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे बोल दिया कि श्रबलैंड है। एरिया क्या है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ना ही ये फॉरेस्ट ना ही ये फॉरेस्ट कवर। तो श्रबलैंड को हम लोग फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट नहीं करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर काउंट नहीं करते हैं, ये याद रखना भाई, ठीक है। और अगर कैनोपी डेंसिटी अगर 0% है तो उसको हम लोग नॉन फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट जंगल होगा वहाँ पर, लेकिन कैनोपी डेंसिटी 0% है, कुछ कैनोपी है ही नहीं, सूखा जंगल मान के चलो कुछ है, कैनोपी डेंसिटी 0 है तो नॉन फॉरेस्ट। समझ में आया? तो कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे नॉन फॉरेस्ट बोला गया, इस बात को समझिए। जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड, वेस्ट लैंड, अर्बनाइज्ड एरिया, तो नॉन फॉरेस्ट का एग्जांपल क्या क्या है? नॉन फॉरेस्ट का एग्जांपल क्या क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एरिया, वेस्ट लैंड, जो हम लोग शहर में रहते हैं पेड़ पौधा दिखता है लेकिन कैनोपी डेंसिटी 0% है उसका, लगातार फॉरेस्ट नहीं ना है, डेंसिटी का। एग्रीकल्चरल लैंड में भी पेड़ पौधा अगर दिख भी रहा तो काफ़ी दूर दूर होगा, कैनोपी डेंसिटी ऑलमोस्ट 0 है इसका। अर्बनाइज्ड एरिया, वेस्ट लैंड, ये सब नॉन फॉरेस्ट के अंदर आता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉरेस्ट, एग्जाम्पल याद रखें, एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एरिया, वेस्ट लैंड, ये सब नॉन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट ये है। तो फॉरेस्ट कवर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, कैनोपी डेंसिटी समझ में आ गया, उसके आधार पर डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। श्रब लैंड का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 0 to 10%, ना ही ये फॉरेस्ट है ना ही ये फॉरेस्ट कवर है, ना ही ये फॉरेस्ट है ना ही ये फॉरेस्ट कवर है। नॉन फॉरेस्ट क्या हो गया? नॉन फॉरेस्ट क्या होगा जल्दी बताओ? नॉन फॉरेस्ट आपको वेस्ट लैंड हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, अर्बनाइज्ड एरिया हो गया, ये सब आपको नॉन फॉरेस्ट हो गया। कैनोपी डेंसिटी 0%। और अच्छा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे बताओगे? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है, FSI का जो डिपार्टमेंट है, ये सब कहाँ पर है? देहरादून में ही है, देहरादून में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। ये तो ऐसे ही याद रहेगा। और इस रिपोर्ट में क्या क्या रहता है SFR? फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव, फॉरेस्ट फायर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सारा कुछ रहता है। ISFR रिपोर्ट जो होता है, इसमें केवल हम लोग ग्रीन कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में नहीं पढ़ते, इसके अलावा हम लोग मैंग्रोव के बारे में भी डेटा रहता है, और आपको फॉरेस्ट फायर के बारे में भी डेटा रहता है इस रिपोर्ट में, जो कि FSI के द्वारा पब्लिश किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? देहरादून, उत्तराखंड में। फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा है वहाँ पर। तो ये सब सैटेलाइट से डेटा आता है, सैटेलाइट से ना कैनोपी डेंसिटी हम लोग देख पाएंगे ऊपर से। तो कौन से सैटेलाइट से डेटा आता है? रिसोर्स सेट सैटेलाइट, रिसोर्स सेट सैटेलाइट, इस सैटेलाइट से आता है, रिसोर्स सेट सैटेलाइट। यहाँ से डेटा हम लोग को मिलता है। ISFR रिपोर्ट में जितना भी डेटा है वो सब कौन से सैटेलाइट की मदद से मिला हम लोग? रिसोर्स सेट सैटेलाइट, ठीक है। तो इतना ISFR रिपोर्ट। सो मूविंग फॉरवर्ड, ग्रीन कवर अभी पता है कहाँ कहाँ इंक्रीज हुआ है? छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर मिजोरम, गुजरात। ग्रीन कवर इस बार के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़,
फिर यूपी, फिर उड़ीसा। किस चीज़ का ये ऑर्डर है? ग्रीन कवर इंक्रीज। सबसे ज़्यादा इस बार ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट एरिया प्लस ट्री कवर। तो ग्रीन कवर सबसे ज़्यादा कहाँ इंक्रीज हुआ है? छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है। ISFR रिपोर्ट 2023 के तहत छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ ग्रीन कवर। उसके बाद यूपी में भी हुआ। यूपी में बहुत सारा प्लांटेशन वगैरह सब कुछ हो रहा था। और उसके बाद उड़ीसा में हुआ। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है मिज़ोरम में। मिज़ोरम में, फिर गुजरात में। मिज़ोरम में, फिर गुजरात में। अब देख रहे हो ग्रीन कवर के अंदर दोनों आता है। ग्रीन कवर अगर क्वेश्चन में रहे तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। मतलब कि ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर मिलाकर छत्तीसगढ़। लेकिन केवल फॉरेस्ट कवर की बात हो तो मिज़ोरम में जहाँ सबसे ज़्यादा, अच्छा नहीं हो तो मेघालय में होता बारिश, चेरापूंजी में। हाँ, मिज़ोरम में, फिर गुजरात में। सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में फॉरेस्ट कवर। ठीक है। सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है ग्रीन कवर? ये ग्रीन कवर सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ पर हुआ है? सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ एमपी में। सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ है? एमपी में, फिर कर्नाटका, फिर नागालैंड। फिर कर्नाटका, फिर नागालैंड में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। छत्तीसगढ़ के बगल में ये एमपी है, उसमें सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ। तो ऐसा मान लो कि काइंड ऑफ क्या हो रहा है पता? कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन कल बताए थे, याद है आप लोगों को? कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। मान के चलो कि एमपी में थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा होगा एमपी में, तो एमपी का पेड़ पौधा काट के कॉम्पनसेट करने के लिए छत्तीसगढ़ में उगा दे रहे होंगे। वहाँ पर दंडकारण्य फॉरेस्ट है ना, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य फॉरेस्ट। तो एमपी में इसलिए डिक्रीज़ हुआ सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इंक्रीज़ हुआ ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर मिज़ोरम में। तो याद आप ऐसे कर सकते हो। फिर कर्नाटका, नागालैंड। एब्सोल्यूट एरिया वाइज लेकिन अब देख लेते हैं हम लोग। ये तो इस साल का है केवल रिपोर्ट, ठीक है। ये एज पर ISFR रिपोर्ट, ठीक है। इंक्रीज़ है ये जो डेटा था किसके रिगार्डिंग था? इंक्रीज डिक्रीज के रिगार्डिंग। लेकिन एब्सोल्यूट एरिया के टर्म में अगर देखें, एब्सोल्यूट एरिया के टर्म में देखिए ग्रीन कवर के बारे में। ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर। एब्सोल्यूट एरिया के हिसाब से देखें तो मैम याद करें, मैम। फॉरेस्ट कवर का देखें एब्सोल्यूट एरिया में ही, एब्सोल्यूट एरिया में फॉरेस्ट कवर का केवल तो मैम और मैक। अभी बता रहे हैं हम लोग कि मैम एंड मैक का क्या मतलब है यहाँ पर। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर कौन से स्टेट में है इंडिया में? तो मैम में है, एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र। एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। और इधर भी एमपी में, इधर भी फॉरेस्ट कवर एमपी में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, और इस बार छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये याद रखना जरूरी है, मैम एंड मैक। मैम क्या है? मैम एब्सोल्यूट एरिया। किस चीज़ का एब्सोल्यूट एरिया बात कर? ग्रीन कवर मैम, ग्रीन कवर मैम।
तो ग्रीन कवर में हम एमपी 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 हमेशा ऊपर रहेगा एमपी। देखो सबसे ज़्यादा डिक्रीज़, देखो ऐसे हम लोग को अब क्या ये कन्फ्यूज़न होगा पैदा। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर एब्सोल्यूट एरिया की बात करें तो एमपी में है, और फॉरेस्ट कवर भी सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट एरिया के टर्म में बात करें तो एमपी में ही। लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ पर हुआ? फॉरेस्ट कवर। ग्रीन कवर कहाँ सबसे ज़्यादा डिक्रीज सबसे ज़्यादा एमपी में हुआ। सो डिक्रीज होने के बावजूद, इवन आफ्टर डिक्रीजिंग इन फॉर ग्रीन कवर ऑफ एमपी, इट इज़ ऑन द टॉप। डिक्रीज होने के बावजूद भी ये टॉप पर है, एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। फिर सेकेंड नंबर में अरुणाचल, महाराष्ट्र थर्ड में, छत्तीसगढ़ इसमें थर्ड में। तो फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ तो था ना, एमपी में कॉम्पनसेटरी फॉरेस्ट, यहाँ पे पेड़ पौधा काट कर यहाँ पे कॉम्पनसेट करने के लिए छत्तीसगढ़ में उगाड़े हम लोग। तो फॉरेस्ट कवर के लिए बात किए थे हम लोग। इधर मैम ग्रीन कवर में महाराष्ट्र, ग्रीन कवर में महाराष्ट्र, फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर वाला याद रखना है। फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर में, ठीक है। अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ एरिया की बात करें अंडर फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज ऑफ एरिया, किसी एक स्टेट का डेटा उठाओ, परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर के अंदर सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, किलोमीटर स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान के एरिया है स्टेट में, तो कितना परसेंट इस स्टेट का? 20%, 40%, कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर है? तो सबसे ज़्यादा है 91% ऑफ लक्षद्वीप। देख रहे हो, क्वेश्चन यही, इसलिए याद रखना कि किस टर्म्स में बात कर रहे हैं, ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरिया एमपी में ज़्यादा है। फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया लक्षद्वीप में 91% लक्षद्वीप का टोटल एरिया जो है ना, टोटल एरिया का 91% एरिया ऑफ लक्षद्वीप फॉरेस्ट कवर ही है लक्षद्वीप में। बहुत ज़्यादा कोकोनट प्लांटेशन वहाँ पर होता है। लेकिन अब देखो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, अभी हम जो बोल रहे थे, लक्षद्वीप में 91% क्या है? फॉरेस्ट कवर है। लेकिन नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि 0% है फॉरेस्ट एरिया इन लक्षद्वीप, इन लक्षद्वीप। समझ में आ रहा है? अब देखो 91% फॉरेस्ट कवर है लक्षद्वीप में, लेकिन 0% फॉरेस्ट एरिया है लक्षद्वीप में। कैसे भाई? जहाँ पर 91% फॉरेस्ट कवर है तो आप कैसे बोल रहे हो कि 0% फॉरेस्ट एरिया है? तो भैया फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट एरिया दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो फॉरेस्ट एरिया क्या है? तो जो फॉरेस्ट कवर अभी बताए ना, वो प्राइवेटली ओन्ड कोकोनट प्लांटेशन वगैरह। फॉरेस्ट कवर में क्या हो रहा है कि जो ये कोकोनट प्लांटेशन जो हो रहा है ना वहाँ पर, तो उसको फॉरेस्ट कवर में तो हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन उसको हम लोग फॉरेस्ट एरिया में काउंट नहीं करते कोकोनट प्लांटेशन को। ठीक है, तो इसीलिए अब कोकोनट प्लांटेशन ही हो रहा है कि वहाँ पर, इसलिए फॉरेस्ट कवर इतना ज़्यादा। तो फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में यही अंतर है कि फॉरेस्ट एरिया जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में इट इज़ नोटिफाइड रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एरिया बेसिकली वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है किसी ना किसी फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट एरिया का मतलब ये हो गया कि इट इज़ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, किसी ना किसी रिपोर्ट में, किसी ना किसी चीज़ में ये
स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ के वो जो भी एरिया नोटिफाइड है वो फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा। अरे यार हाँ ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट कोकोनट प्लांटेशन जो वो नोटिफाइड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, ये प्राइवेटली ओन्ड है। कोकोनट प्लांटेशन क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है, तो भाई साहब ये फॉरेस्ट कवर के अंदर है। तो फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व्ड एरिया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं अनक्लासिफाइड, वो वाली बात है। मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर में प्राइवेट वाला भी आ जाता है, यही फर्क। So even a forest area does not have any forest wasteland if notified on। अच्छा, अब मान के चलो किसी एक लैंड को, कभी कभी क्या होता है कि सरकार किसी वेस्ट लैंड को भी ना फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर देती है, नोटिफाइड कर दी। यहाँ पर भी वेस्ट लैंड है, गंदगी फैलाया जा रहा है, लेकिन बाद में आने वाले समय में वहाँ पे मान के चलो अभी बीज रोप दिया गया है कि अब यहाँ पर फॉरेस्ट बनाएंगे, सरकार बोल रही वेस्ट लैंड पर। फॉरेस्ट तो नहीं है, तो इसीलिए फॉरेस्ट कवर में तो नहीं आएगा वो। रिसोर्स सैटेलाइट से देखेगा तो वहाँ पे किसी तरीके का कोई कैनोपी तो दिखेगा नहीं सैटेलाइट से, तो इसीलिए वो फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं आएगा। लेकिन वो वेस्ट लैंड गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाइड कर दिया गया, ये वेस्ट लैंड आज से फॉरेस्ट एरिया है। तो समझ में गया थी, यानी कि ये हुआ कि फॉरेस्ट एरिया में, फॉरेस्ट एरिया पर फॉरेस्ट नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से। इवन अ वेस्ट लैंड कैन बी डिक्लेयर्ड एज द फॉरेस्ट एरिया, मतलब कि अंडर फॉरेस्ट एरिया अ वेस्ट लैंड कैन बी काउंटेड, लेकिन वो वेस्ट लैंड फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट नहीं होगा। लेकिन कोकोनट प्लांटेशन, बड़ा बड़ा प्लांट जो कि प्राइवेटली ओन्ड है, फॉरेस्ट कवर के अंदर तो काउंट हुआ कैनोपी देखकर सैटेलाइट से, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया तो वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं आया। तो ये डिफरेंस है, फॉरेस्ट एरिया गवर्नमेंट से लेना देना है, फॉरेस्ट कवर सैटेलाइट वगैरह से, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आता है उससे लेना देना है उसका, ठीक है। तो लाइन उसके बाद मिज़ोरम 85%, परसेंटेज ऑफ इसके अंदर पहला कौन था, लक्षद्वीप, दूसरा में मिज़ोरम है 85%, दूसरा में मिज़ोरम 85%, तीसरा में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 81% के आसपास। सो लक्षद्वीप, मिज़ोरम, अंडमान एंड निकोबार 3 तक। तो आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है, क्या बातें हो रही हैं। तो भाई यहाँ पे फॉरेस्ट कवर का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। कोकोनट प्लांटेशन प्राइवेटली ओन्ड काउंट होता है, इसलिए लक्षद्वीप में 91%, फॉरेस्ट एरिया 0 है, चूँकि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। वेस्टलैंड भी हो सकता है, फॉर मिज़ोरम सेकंड में है, अंडमान निकोबार थर्ड में। ओहो, कितने देर का हो गया वीडियो? ठीक है, और क्या बताया जाए आप लोगों को? हाँ, मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, एकदम बोला जाएगा कि रिपोर्ट में एक्सट्रीम इनकी, मतलब कि सडनली ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज, इस तरीके का वर्ड यूज़ करें। हल्का सा मार्जिनल इंक्रीज हुआ, मार्जिनल। अच्छा, हम लोगों का क्या है कि भाई अपना मकसद क्या है भाई, मतलब एम क्या है कि 33% ऑफ टोटल एरिया को फॉरेस्ट कवर के अंदर लाना है, ये एम है हम लोगों का, टारगेट है। कार्बन स्टॉक की तरह काम करता है, ये सब तो ठीक है। गवर्नमेंट का गोल क्या था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में कि 33% एरिया को ग्रीन कवर के अंदर लाना है, ये हम लोगों का एम है। 33% गोल कितने का अपना, 33% का गोल है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।